नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। मतदाता के मन में क्या है, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व की सबसे बड़ी कवरेज आप लगातार विस्तार न्यूज पर देख रहे हैं। एक एक तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 10 घंटे का समय मतदान शुरू हुए हो चुका है और उम्मीद यही कर रहे हैं कि आप भी वोट डालकर आए ही होंगे। नहीं गए हैं तो 1 घंटे का समय अभी भी है आपके पास। लेकिन सवाल यह है कि आज आपके मन में क्या है, यानी मतदाता के मन में क्या है। और इस चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में 4 जून तक के लिए कैद हो जाएगा और कुछ ही देर में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद होकर स्ट्रांग रूम में रख दिया जाएगा। इस तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की सभी 9 सीटें बीजेपी के कब्जे में हैं। राजगढ़ से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में हैं। विदिशा से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं, जिनके भाग्य का फैसला हो रहा है। उधर गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया की परीक्षा भी है। लेकिन क्या दिग्गजों की राह उतनी आसान है? आज चर्चा इसी पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ होंगे। उससे पहले आपको हम ये भी दिखाएंगे कि कहां कितना वोटिंग प्रतिशत सामने आया है। तो बात मतदाता की हो रही है, यानी कि आपकी हो रही है, तो आपकी बात सुनना भी जरूरी हो जाता है। सबसे पहले मध्य प्रदेश के वोटर्स ने विस्तार न्यूज से बात करते हुए अपने मन में क्या कुछ है, क्या बताया, वो सुन लीजिए आप। राष्ट्र के महायज्ञ में आहुति देने का दिन है, तो क्यों ना इस महायज्ञ की आहुति देने आए लोगों के लिए हम सेवा करें, उनको हम शीतल पेय प्रदान करें, ताकि वो लोग उत्साहित होकर अन्य लोगों को भी वोट देने के लिए प्रेरित करें। कम से कम 350 से 400 लोगों को शरबत पिला चुके हैं। हम तो ये चाहते मेरी सरकार खूब अच्छी हो, पूरा देश को अच्छा रखे। हमारे देश की आवाम खुश होना चाहिए, हम लोग देश से ही खुश हैं। जो भी सरकार बने बस अच्छा काम करे और आम पब्लिक है वो लोग भी उनके लिए भी करेगी, तो वो लोग खुश रहेंगे तो फिर हम लोग भी खुश रहेंगे। तो सुन ली आपने वोटर की बात। अब जरा तस्वीर भी देख लीजिए कि जब दिग्गज मतदान करने पहुंचे तो वहां से क्या तस्वीर निकलकर सामने आई और क्यों ये कहा जा रहा है कि इस बार का ये चरण बेहद महत्वपूर्ण है। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा, दिग्विजय सिंह, इनमें से 3 तो प्रत्याशी ही हैं जो आपको तस्वीर में हम दिखा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के सियासी इतिहास में, सियासी भविष्य में, वर्तमान में ये दिग्गज हैं जो लगातार जनता के बीच रहते हैं। और इनमें से 3 दिग्गजों को जनता ने क्या रिस्पॉन्स किया है, कितना आशीर्वाद दिया है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल आज की ये 5 तस्वीर बेहद खास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम तीसरे चरण में लगभग आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं। वोटिंग का परसेंटेज पहले 2 चरणों में अलग अलग रहा था, जिसको लेकर चर्चा भी हुई है। हम आज की इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप जल्दी से जरा ये देख लीजिए कि 2019 में कितना वोटिंग प्रतिशत था और अभी दोपहर 3 बजे तक क्या कुछ आंकड़ा रहा। 2019 की अगर बात की जाए तो मुरैना, भिंड, गुना के ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं और इसके अलावा जो तमाम वो सीटें जो आज 9 सीटों में हैं वो भी आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात है, ग्वालियर हो, राजगढ़ हो, सागर हो, ये 2019 के आंकड़े हैं। 60, 64, 74, 65% लगभग फर्स्ट डिवीजन यहां पर वोटिंग परसेंटेज रहा था 2019 में। विदिशा, भोपाल, बैतूल, ये जो है प्रतिशत देखने को मिला था 2019 में। इसके अलावा हम अगर आज की बात की जाए 3 बजे तक का, ये देखिए आप 3 बजे तक का क्या कुछ कहता है वोटिंग मीटर। मुरैना में 62% मतदान हुआ, भिंड में 54% वोटिंग हुई। और इसके अलावा अगर बात करेंगे और दूसरे लोकसभा क्षेत्र की, गुना में 70% हुआ। तो ये 9 सीट जहां पर 3 बजे तक का प्रतिशत आपको बता रहे हैं। ग्वालियर में भी 60% मतदान हुआ। और इसके अलावा दूसरे क्षेत्रों की बात करें तो राजगढ़ 74%। तो लोगों ने 3 बजे तक अच्छा रिस्पॉन्स किया है। सागर भी 65%। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों में अब संदेश क्या जा रहा है, इस पर चर्चा करनी जरूरी है। हम आइए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नरेंद्र सलूजा जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ सुनील शर्मा जुड़ रहे हैं ग्वालियर से कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। और हमारे साथ हमारे शहर के एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी जुड़ रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश की सियासत को बहुत अच्छे से समझते हैं और एक लंबा अनुभव इनका मध्य प्रदेश की राजनीति को समझने में और उनके बीच रहने में रहा है। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले नरेंद्र सलूजा जी,
मैं सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वोटिंग परसेंटेज पहले 2 चरणों में लगातार कम हुआ था। इस बार लग रहा है कि ये कम से कम आपको खुशी देने वाला अगले 1 घंटे में वो समय आ सकता है जहां पर आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि शायद मतदान प्रतिशत 2019 से बेहतर रहा। इसका क्या असर देख रहे हैं आप? देखिए, हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि पहले 2 चरण की बात की जाए तो एक शादी समारोह वाली स्थिति थी। ग्रामीण इलाकों में खूब शादियां थी, बहुत वैवाहिक समारोह थे और प्रतिदिन की यदि शादियों की संख्या देखी जाए तो मतलब ये 2 चरणों के समय बड़ी संख्या थी एक शादियों की। तो कहीं ना कहीं उसके कारण भी हमने पहले भी कहा कि मतदान का प्रतिशत कम रहा, लेकिन हमने निश्चित तौर पे जो हमारा लक्ष्य था कि हम हमारे बूथ इकाइयों से बात करी, हमने हमारे पन्ना प्रभारियों से बात करी, हमारी टीम को, हमारी टोली को सक्रिय करा और हमने कोशिश करी कि तीसरे चरण में हम हमारे मतदान प्रतिशत को बढ़ा सके, क्योंकि जो शादियों वाली स्थिति थी वो खत्म हो चुकी है। गर्मी की समस्या तो पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन हम इस गर्मी के बीच में भी कैसे 12 सीटें तो चुनाव हो चुके हैं ना। अगर शादियां थी, लोग वोट करने नहीं गए, तो उस पर तो आप ये मान के चल रहे हैं कि कुछ भी परिणाम हो सकता है? नहीं, कुछ भी नहीं परिणाम। आप लिख लीजिए, 12 में से 12 सीट वो भी हम जीतेंगे, आज की 9 भी जीतेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का खाता ही नहीं खुलेगा। यदि मतदान प्रतिशत कम हुआ तो हमारा कम नहीं हुआ, कांग्रेस का मतदाता निराश है, वो हताश है। ठीक है, ब्रजेश जी से पूछ लेते हैं। ब्रजेश जी, आपने तो बहुत अच्छे से देखे हैं पिछले कई सारे लोकसभा के चुनाव। मतदाता हताश निराश था या कुछ शादी वाला कारण था? और अभी क्या आप जो 3 बजे तक के आंकड़े देख रहे हैं, इसमें आप कितना अंतर महसूस करते हैं? नहीं, बड़ी अच्छी बात तो यही है कि जो जिस चीज़ के लिए चिंता की जा रही थी कि 2 चरणों में मतदान प्रतिशत बहुत कम रहा, पुरुषों में 10% तो महिलाओं में 13% कम रहा था पिछले आंकड़ों के मुकाबले। मगर इस बार जो परसेंटेज आ रहा है बहुत अच्छे हैं, चौंकाने वाले हैं। और ये लग रहा है कि दोनों पार्टियों, चुनाव आयोग ने जो मेहनत की थी मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, वो परिलक्षित हो रही है। हम यदि भोपाल की बात करें तो भोपाल में पिछले साल जब वोटिंग खत्म हुई थी तब 65% मतदान हुआ था, वो अभी हो गया, 3 बजे हो गया। हम गुना की बात करें तो गुना में पिछली बार 70% वोट टोटल पड़ा था, वो 3 बजे तक हो गया है। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार मतदान प्रतिशत को जो आगे बढ़ाने के लिए जो जोर लगाया गया था वो वाकई आगे बढ़ गया है। और इसमें मेहनत सबकी है, चुनाव आयोग की भी है और दोनों पॉलिटिकल पार्टी है उनकी भी है। उसके अलावा वो जो थोड़ा जो फैक्टर्स होते हैं, शादी, गर्मी, ये सब तो हर फेज़ में होते हैं। तो केवल उसकी आड़ लेके ये कहना कि इनके चलते वोटिंग परसेंटेज कम हो, उसको वो माना नहीं जा सकता। हाँ, ये जरूर था कि शुरुआत में 2 रुझान में बहुत कम परसेंटेज दिख रहा था। उसकी वजह ये था कि कहीं ना कहीं थोड़ी राजनीति से एक अरुचि भी लोगों की पैदा हो रही है धीरे धीरे। तो वो एक अरुचि भी थी और उस अरुचि को, या फिर वो एक डलनेस आ गई थी कार्यकर्ताओं में, ये चाहे बीजेपी के हो या कांग्रेस की। बीजेपी के जिस तरीके से कैंपेन चलाया था कि अब की बार 400 पार आएगा तो मोदी ही, ये जो नारे थे, इन नारों ने कहीं ना कहीं जो वोटर था, जो कार्यकर्ता था, उसे फटिकनेस पैदा की कि अब करना क्या है, रिजल्ट तो सबको मालूम है। तो एक तरीके से जो थकान थी, तो उस थकान को दूर करने का काम बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने मतदाताओं को किया है। हीरे की अंगूठी दी गई है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी पहल है। पूरी कोशिश इस बात की गई कि किसी तरह मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाया जाए। ढेर सारे प्रयास किए गए और कूपन तक निकाले गए। मैं सुबह वोट देने गया तो वोट देने के बाद वहीं मुझसे लकी ड्रा भरवाया गया था। लकी तो अपन नहीं है, मगर हाँ, उस ड्रॉ में अपना नाम दे के जरूर आ गए। तो ये छोटे छोटे गिमिक्स करवाए गए, इसका असर देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा मतदान का प्रतिशत बढ़ के दिखेगा इस बार। नहीं ब्रजेश जी, आप जिम्मेदार बहुत हैं क्योंकि आपने वोट किया। ये आपका सौभाग्य भी है कि आपको वोट करने का मौका भी मिला। सुनील शर्मा जी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के आप प्रदेश महासचिव हैं। सुनील शर्मा जी, ग्वालियर चंबल के मतदाता के मन में क्या है, क्या लग रहा है? क्योंकि मुरैना में हमने देखा कि सभी उम्मीदवारों को नजरबंद कर लिया गया था, ग्वालियर में भी जातीय समीकरण पर लड़ाई हुई है। क्या आपको दिखा आज मतदाता का मन? मतदाता अपना मन बना चुका है और भाजपा की ये जो झूठ की रणनीति थी वो पूरी तरह विफल हुई है और मतदाता ने अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को देने का मन बना लिया है। क्योंकि आज केंद्र की सरकार की गारंटी की हम बात करें तो उनकी गारंटी पे अब किसी को कोई भरोसा नहीं है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेंगे, गारंटी कुछ नहीं हुआ। किसानों की आय दुगनी होगी, गारंटी कुछ नहीं हुआ। आपके महंगाई कम होगी, कुछ नहीं हुआ। 15 लाख खाते में आएंगे, कुछ नहीं हुआ। आपके डीजल पेट्रोल के दाम कम होंगे, कुछ नहीं हुआ। तो आखिरकार इनकी गारंटी कोई पूरी हुई नहीं,
इसलिए केंद्र सरकार की गारंटियों को किसी ने अब गंभीरता से नहीं लिया और अब कांग्रेस पार्टी की तरफ जनता देख रही है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सभी के हित की बात करती है, चाहे किसानों की हित की बात करें, चाहे युवाओं के हित की बात करें, चाहे मजदूर की, एक छोटे दुकानदार की, सबके हितों की बात कांग्रेस पार्टी करती है। तो मतदाता शर्मा जी, मैं आपसे पूछूं तो सबसे जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है वो आपके इलाके में हुआ है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, ये 9 सीटों में सबसे कम वोटिंग का प्रतिशत आपके इन तीनों सीट्स पे हुआ है। तो क्या इससे चिंता नहीं हो रही कांग्रेस को? देखिए, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि वोट डलवाने को लेके चाहे सबका प्रयास ये था कि अच्छा, लेकिन एक तो गर्मी का भी कारण है और एक क्या है कि भाजपा की जो बड़बोलापन है, भाजपा 400 पार, वो पहले कह देते हैं 400 पार, तो जनता सोच रही है तो 400 पार हुई, अब क्या करेंगे। तो उदासीनता का अगर सबसे बड़ा दोष मैं किसी को मानता हूँ तो वो भारतीय जनता पार्टी के बड़बोलेपन को मानता हूँ। ठीक है सुनील जी, मुझे लगता है कि ये मौका हर किसी के पास रहता है। हर व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए, कितना बड़ा लक्ष्य बनाना चाहिए। ये बड़बोलापन था या नहीं था, ये तो 4 जून को सामने आएगा। लेकिन नरेंद्र सलूजा जी, अब चूंकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया, या तो आप ये बात माने कि कम होने से नुकसान आपको था, या आप ये बात माने कि बढ़ाया है तो आप ही ने बढ़ाया है और इस बढ़ने से आपको फायदा है। तो जो वोटिंग प्रतिशत कम हुआ वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हताशा थी, कांग्रेस के लोगों में हताशा थी। उनकी पार्टी में पलायन हो रहा है, उम्मीदवार छोड़ छोड़ के अपने नाम वापस ले रहे हैं, नेता उनके गायब हैं, स्टार प्रचारक गायब हैं। कमलनाथ जी पहले चरण के बाद से कहाँ है किसी को पता नहीं। दिग्विजय सिंह राजगढ़ से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बाकी नेता सब मुंह दिखाई कर रहे हैं। जीतू पटवारी उमंग सिंगार में झगड़े हो रहे हैं। इंदौर में प्रत्याशी ने नाम वापस ले लिया, खजुराहो में पहले ही प्रत्याशी नहीं है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हताशा, निराशा थी। अब की बार 400 पार के नारे से भी उनको हताशा हुई कि मोदी जी की देश में सरकार बनने जा रही। तो कांग्रेस का जो मतदाता था वो लगातार हताश और निराश होकर घर से नहीं निकला, उसके कारण वोटिंग प्रतिशत कम हुआ। लेकिन हमारा मतदाता तो निकला है, हमारा जो लक्ष्य था हम उसको हासिल करेंगे। हम हर सीट को जीतेंगे, चाहे पहले 2 चरण की 12 सीट हो या तीसरे चरण की 9 सीट हो। हमारा कार्यकर्ता बड़ी ताकत से निकला है। सुनील शर्मा जी, सलूजा जी, नयन भाई, मगर आप जो कह रहे हैं कि अभी तक नहीं निकला था, मगर अब जो निकला है तो क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता है जिसके चलते वोट परसेंटेज बढ़ गया? क्योंकि आप तो दावा कर रहे हैं आपका कार्यकर्ता पिछली बार भी निकला था, और अब जो निकला है तो क्या वो कांग्रेस का कार्यकर्ता निकला है जो इतना वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ दिख रहा है? ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है। 2 चरण के बाद हमने 2 चरण के आंकड़ों के बाद हमने हमारे लक्ष्य को और बढ़ाया है कि हमारा कार्यकर्ता निकला है, हमारा प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन हम उसको और बढ़ाएं। उसको लेकर हमारे नेताओं ने, नेतृत्व में लक्ष्य दिया गया है। हमने और ज्यादा मेहनत करी कि कांग्रेस का कार्यकर्ता निराश है तो उसके कारण वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे मतदाता को और बड़ी संख्या में निकालें। कुछ जो नहीं निकल पाती, जो हमने ताकत लगाई, ये परसेंटेज बढ़ा, इससे हमारी लीड और लाखों में जाएगी। तो कांग्रेस ने ताकत नहीं लगाई, 7 लाख से जीतेंगे, 8 लाख। कांग्रेस ने प्रचार नहीं किया, कांग्रेस जनता के बीच नहीं गई, कांग्रेस ने उस तरह से अपना कैंपेन नहीं किया। सब कुछ अच्छा किया, बीजेपी नहीं किया, कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया, आप ये कह रहे हैं? मतलब कांग्रेस ने किया क्या? कांग्रेस तो रस और चाशनी ढूंढ रही महिलाओं में। कांग्रेस देखे जो बट पे एक दुष्कर्म की पीड़िता के फोटो वायरल कर रही है, पहचान उजागर कर रही। कांग्रेस देखिए सिर्फ मुख्यमंत्री को डूब मरने की बात करी, प्रधानमंत्री को रावण करी। अभी कह रहे मेरे भाई सुनील शर्मा जी कि मोदी की गारंटी पे किसी को भरोसा नहीं। अरे दिग्विजय सिंह ने जब कांग्रेस की गारंटी को पूछा तो लक्ष्मण सिंह ने हाथ खड़े करके कहा कि मुझे ही नहीं पता कांग्रेस की गारंटी क्या है। और कांग्रेस की गारंटी लक्ष्मण सिंह जी को ही नहीं पता है, तो जनता को क्या पता होगी? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सुनील शर्मा जी, मुझे वो पॉइंट्स बताइए कि जो जनता के मन में रहे होंगे, क्या वो मुद्दे जिनसे वो रोज 2-4 होती है, या राम मंदिर, या नरेंद्र मोदी, या राहुल गांधी, क्या आपको लगता है कि क्या ऐसा फैक्टर रहा होगा जिसको लेकर आज जनता ने वोट किया होगा? जनता ने कांग्रेस पार्टी को इसलिए अपना आशीर्वाद दिया है, मनरेगा कांग्रेस पार्टी पूरे देश की दिशा बदलने वाली मनरेगा को कांग्रेस पार्टी, किसानों का ऋण माफ करने की बात कांग्रेस पार्टी, महंगाई को कम करने की बात कांग्रेस पार्टी, पेट्रोल डीजल के दामों को कंट्रोल करने की बात कांग्रेस पार्टी, युवाओं को रोजगार की बात कांग्रेस पार्टी, आईटी क्षेत्र के अंदर जो आज हमारे युवा पूरे विश्व में हमारा नाम कर रहे हैं, उसका अगर किसी को श्रेय जाता है तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी को जाता है। इन्होंने क्या किया है?
अरे राम हमारे भी हैं, हम भी राम भक्त हैं, हम राम राज्य चाहते हैं, हम अराजकता नहीं चाहते, जनता अराजकता नहीं चाहती, सब राम राज्य चाहते हैं। लेकिन राम जी के नाम पर वोट मांगने की राजनीति केवल भारतीय जनता पार्टी करती है और जनता इनके इस चाल चरित्र और चेहरे को समझ चुकी है। सुनील भाई, पर ये तो बताइए, ये जो 9 सीटें हैं इस थर्ड फेज की, इसमें से कांग्रेस कहाँ बेहतर करने जा रही है? आप देखेंगे, परिणाम आएगा और भगवान चाहेगा और जनता के आशीर्वाद से मुझे पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश में नहीं, देश में चमत्कार होगा। ग्वालियर में क्या होगा? जब चल ग्वालियर में क्या होगा? ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे सलूजा जी, आप और आपके नेता, और सरकार कांग्रेस की बनी थी। और आज मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि देश की जनता, प्रदेश की जनता अब भाजपा की विदाई तय कर चुकी है। शर्मा जी, आप जब चुनाव लड़ रहे थे पिछले विधानसभा चुनाव में, तब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, तब मैंने आपसे पूछा था कि क्या होने जा रहा है। तब भी आपने यही बातें कही थी कि मैं जीतता हूं और सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब इस बार मैं आपकी बात पर कैसे भरोसा कर लूं? ब्रजेश जी, नरेंद्र जी, मेरा निवेदन सुन लो आप। मैं अपने चुनाव की आपको बात करूं तो लगभग 86,000 मतदाताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया। कब? जब ग्वालियर विधानसभा में अमित शाह जी देश के गृह मंत्री आ गए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ गए, सिंधिया जी ने 4 सभाएं दी, शिवराज सिंह जी आ गए और मंत्री संतरी तंत्री जाने कितने देश के आ गए। मेरे साथ था तो केवल जनता का आशीर्वाद था और जनता के आशीर्वाद से फेल हो जाता है तो अपनी मां से बोलता है कि वो उस वाले बच्चे के पास लैपटॉप है, मोबाइल है, पेपर ही कठिन आया था। ये तो वाली बात हो गई। नरेंद्र सलूजा जी, मैं आपके पास लौटा हूं। सुनिए जी, मैं इस पर जवाब ले लूंगा आपसे थोड़ी देर के बाद। नरेंद्र सलूजा जी, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब इतनी सब कुछ अच्छी हवा थी, अच्छा लोगों का सपोर्ट था, तो फिर आपको, क्योंकि आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि आप कांग्रेस के नेताओं को हाईजैक कर रहे हैं, उनको अपने पाले में लेकर आ रहे हैं। इंदौर में कर लिया और 3 विधायक अपने पाले में ले लिए। ये जरूरत क्यों पड़ रही है फिर? हमको किसी को हाईजैक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अरे आपके नेता गाड़ी में बिठा के लेके जा रहा है हाईजैक करने के लिए, पर्चा वापस उठवाने के लिए। वो तो ट्वीट करके बता रहे कि हमारे साथ जा रहे हैं, हम नीचे खड़े हैं। ब्रजेश जी, यदि गाड़ी के अंदर कोई बैठ रहा है तो इसमें कहीं कोई गाड़ी के अंदर कोई किसी को भी बिठा सकता है। नहीं, गाड़ी के अंदर कोई किसी को बिठा सकता है। पकड़ के बिठाया हो या कोई दादागिरी से बिठाया, कोई हथियार के दम पे बिठाया हो, ऐसा उन्होंने मीडिया से चर्चा करी, कोई आरोप लगाया। कोई व्यक्ति भी डर रहा है, वो कांग्रेस छोड़ रहा है, उसको डर लग रहा है कि मेरे ऊपर। नरेंद्र जी, कांग्रेस तो ये कहती है ना कि आपने FIR करवा दी थी, आपने डराया, धमकाया, दबाव बनाया, इसलिए फिर उनके पास रास्ता नहीं बचा तो वो कांग्रेस के साथ, वो बीजेपी के साथ हो नहीं। और ऐसे आदमी को बिठा ले जो 15 लाख की घड़ी पहनता है। अब विवेक जी और ब्रजेश जी बताइए, आपको किसी ने ऐसा बताया कि मैं डरा दबा के और हम लोगों ने लिया, ऐसा किसी का बयान उसका खुद अक्षय बम का सामने आया क्या? या आप लोगों से चर्चा में उन्होंने कहा कि मुझे डरा धमका की गाड़ी में बिठा के लेकर? खुलेआम प्रेस से मैंने कल ही उनकी हमने चर्चा कराई, खुलेआम पूरी प्रेस के 1.25 घंटे में सवाल। सुनील जी जाना चाह रहे हैं। सुनील जी बोलिए, क्या आप लोग जो आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि बीजेपी आपके नेताओं को डराती है, धमकाती है, दबाव बनाती है और फिर आपके नेता सरेंडर कर देते हैं और कह देते हैं चलो बीजेपी में, यहां कुछ नहीं हो सकता, नहीं तो और स्थिति खराब हो जाएगी, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप हो। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो राजनीति का दौर चल रहा है, ऐसा दौर आपने पहले कभी देखा? नहीं देखा। आज जिस तरीके से मैं कहता हूं भाजपा बहुत मजबूत है, तो आखिर क्यों थाली परस परस के एन कैन प्रकरण कांग्रेस के नेताओं को लेने की एक मुहिम चल गई है, बाढ़ सी आ गई है। कांग्रेस बहुत बड़ा समुद्र है साहब, इसमें एक आध लोटा पानी ले लोगे, कुछ नहीं होने वाला। कितने कार्यकर्ता है कांग्रेस के सुनील शर्मा जी? क्योंकि बीजेपी तो ताल ठोक के कहती है कि 11 करोड़ कार्यकर्ता है के साथ खड़ा हुआ है। नहीं, वैसे भी हम जो पुराने लोग कांग्रेस को जानते हैं, हम लोग जो पुराने लोग कांग्रेस को जानते हैं कांग्रेस में नेता ज़्यादा कार्यकर्ता कम होते हैं। मगर इस बार तो आपके नेता जिस तरीके से 3 विधायक चले गए चलते चुनाव में, उन पर कोई दबाव बने, उन पर तो कोई ऐसी FIRs वगैरह दर्ज नहीं हुई थी, फिर क्यों चले गया? आप अपने विधायकों को रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? चाह रहा हूँ आप मुझे बताइए, ये भाजपा बहुत नैतिकता की बात करती थी। आज एक नेता, आसाम के नेताजी को एक दिन पहले
देश का सबसे बड़ा भ्रष्ट करार देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, पार्टी में आके कुछ भी कर लेते हैं। चाहे महाराष्ट्र के उदाहरण ले लो, चाहे मध्य प्रदेश के उदाहरण ले लो, 4 दिन पहले कुछ बयान होता है और 4 दिन बाद इनके पास ऐसा कौन सा भैया यंत्र तंत्र है कि 4 दिन में इनके बिल्कुल यंत्र की जानकारी नरेंद्र सलूजा जी, यंत्र की जानकारी भाषा बदल जाती है कि कौन सी वो बिहार के यंत्र बारे है। में क्या बोला था देश के गृह मंत्री जी ने, बिहार के नेताजी नीतीश कुमार जी के लिए क्या बोला था कि इनसे देश में कुछ भी नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और आज उनके साथ सरकार बना रहे। सरकार तो आपने भी बनाई थी मिलके बिहार में। नैतिकता भाजपा की बची कहाँ है? नरेंद्र जी बताइए। हमने कभी किसी के बारे में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं की, लेकिन इन्होंने तो एक दिन पहले कुछ बोलते हैं और एक दिन बाद ही पलट जाते हैं, और अगर मीडिया पूछती है तो हंस के रह जाते हैं। अरे भाई जवाब दो ना, जनता पूछ रही है नरेंद्र जी। आप नैतिकता की बात बड़ चल के बोला करते थे, आपकी नैतिकता गई कहाँ? सुनील जी, रामनिवास रावत जी के ऊपर कौन सा ऐसा मामला था जो दबाव प्रभाव में आ गए, पार्टी छोड़ दी? आपके क्षेत्र का ही सवाल पूछ लेता हूँ। बेन निर्मला सप्रे ने छोड़ी पार्टी, कमलेश साहब के विधायक ने 3 विधायक 38 दिन में छोड़ चुके हैं, 22,000 पदाधिकारी छोड़ चुके हैं, 4.5 लाख अधिक कार्यकर्ता छोड़ चुके हैं, और आपके खुद कमलनाथ जी दिल्ली दरवाजे पे आके वापस लौट गए, नकुलनाथ लौट गए। अगर इतनी जरा इनके मजबूत बारे है, में भी कुछ बता दो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भाजपा अगर इतनी मजबूत है तो कांग्रेस के नेताओं को क्यों ले रही है भाई? क्या मजबूरी है भाजपा की? क्या जनाधार है नहीं क्या आपका? अगर आपके पास कार्यकर्ता है नहीं क्या? आपके पास नेता बचे नहीं है क्या? सुनील भाई, आप खुद यदि हमारे पास चल के आ जाओ तो क्या आपको भी हम भगा देंगे क्या? आप खुद चल के आओगे तो हम आपका भी स्वागत करेंगे, अच्छे इंसान हो। ऑफर दीजिए ना नरेंद्र सलूजा जी, ऑफर दे दीजिए। आप दे ही रहे हैं ऑलमोस्ट। आपको मैं भली बात ही जानता हूं, आपका दिल भी जानता है सलूजा जी कि क्या सही है और क्या गलत है। नहीं, आप लोग तो पहले एक ही पार्टी में थे, ये सब जानते हैं, ये हम सब जानते हैं कि आप दोनों लोग पहले एक ही पार्टी में थे। इसीलिए मैं जानते कह रहा हूँ, सलूजा जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मेरे पुराने मित्र है, मेरे भाई की तरह हैं, कि इस देश में क्या दौर चल रहा है, क्या राजनीति चल रही है, राजनीति का स्तर कितना नीचे चला गया है। अब ये पूरे देश की जनता समझ रही है। समय समाप्त हो रहा है, जल्दी से नरेंद्र सलूजा 10 सेकंड में कमेंट कर सकते तो बताइए। सब समझ रहे हैं। भाई, प्रवीण पाठक जी ने जीतू पटवारी के फोटो क्यों नहीं लगाया? ग्वालियर से आपने जरा इतना तो बता दो। उमंग सिंगार के कैंडिडेट है, जीतू पटवारी को क्यों गायब कर दिया? आपको जानकारी अधूरी है, आपको जानकारी अधूरी है, आप देख लीजिए। ठीक है, अभी मैं दिखा सकता हूं आपको। ठीक है, सुनील शर्मा जी, कोई पोस्टर वक्त बताएगा, लेकिन मतदाता के मन की बात करते करते पार्टियां और पार्टी के प्रवक्ता एक दूसरे पर इस तरह से हावी होते हैं, क्योंकि पार्टी को तो बचाना ही है ब्रजेश जी। और जिस तरह से लगातार हमने देखा है कि मध्य प्रदेश की सियासत में समय समय पर एक नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है, एक नई ऐसी घटना होती है जो इस राजनीति को हिलाकर रख देती है। बहरहाल मतदाता के मन में क्या है, इसमें मध्य प्रदेश की बात हमने जान ली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनील शर्मा जी, नरेंद्र सलूजा जी, ब्रजेश राजपूत जी। आपका सवाल इस बात को लेकर है कि प्रचार और शोर हर सीट पर सुनाई देता है और जीत तो हर सीट पर जरूरी है, लेकिन कुछ सीट छत्तीसगढ़ में भी इतनी चर्चित है कि उसका प्रचार का शोर जनता ने खूब सुना है। इन्हीं में से सीट है कोरबा, दुर्ग, रायपुर। ये वो सीटें हैं जहां पर चर्चा इस बात को लेकर है कि इन सीटों पर क्या कुछ देखने को मिलेगा। कोरबा से नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत और सरोज पांडे के बीच मुकाबला है। कोरबा वो सीट है जो कांग्रेस के पास है, लेकिन बीजेपी से जीतने का भरसक प्रयास कर रही है। बाकी सीटों का हाल क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए इस बात पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है मतदाता के मन में। मनीष वोरा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस चर्चा में बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी जुड़ेंगे, जिनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ मतदाता के मन में है। नीता लोधी हमारे साथ जुड़ रही हैं, पूर्व मेयर है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। और इनके अलावा बीजेपी से भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, गौरी शंकर श्रीवास। नीता लोधी जी, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। और मैं आपसे यही सबसे पहले सवाल करूंगा कि मध्य प्रदेश में हमने देखा कि 9 सीटों पर बड़ी दिलचस्प लड़ाई है। क्या वही दिलचस्पी छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है? 7 सीटों में खासतौर से दुर्ग या कोरबा, क्या आपको महसूस हुआ? जी,
आप देखिए कि कुछ सीटों में नहीं, सभी सीटों में दिलचस्प मुकाबला है। वो मुकाबला इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल केवल झूठ बोलने में बिताए, महंगाई को बढ़ाने में बिताए, बेरोजगार युवाओं को ठगने में बिताए और महंगाई के नाम पर महिलाओं के किचन में डाका डाला। तो निश्चित तौर पे जो दिलचस्प मुकाबला है वो इसलिए है कि मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहती है जनता ये चाहती है, जनता हिसाब चाहती है, जनता रिपोर्ट कार्ड चाहती है कि 10 साल में 2014 और 19 में आपने हमारे वोट लेने के बाद हमारे लिए क्या किया। देश की जनता जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश को क्या दिया। आज हमारे भारत देश की जनता कांग्रेस को बड़ी आशा की नज़र से देख रही है। इस नज़र से देख रही है कि किसानों के लिए न्याय होगा, महिलाओं का न्याय होगा, युवाओं का न्याय होगा, भागीदारी का न्याय होगा। क्योंकि किसान को जिस तरह ठगने का प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी ने, आपने कहा था 2022 तक किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी, एमएसपी तो यानी कि आपको लगता है कि ये सारी बातें जनता के मन मस्तिष्क में असर करेंगी। हमारे साथ गौरीशंकर श्रीवास भी जुड़ गए हैं, आप बीजेपी का पक्ष रखें। बहुत स्वागत है आपका गौरीशंकर श्रीवास जी। लेकिन नीता लोधी जी, आप ही से मैं एक सवाल दूसरा भी करूंगा। आप कांग्रेस में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? क्योंकि 2 दिन पहले राधिका खेड़ा ने जो खुलासा किया है वो अपने आप में चौंका देने वाला है। और क्या आपको लगता है कि नारी अस्मिता पर छत्तीसगढ़ की जनता ने वोट किया होगा? देखिए, पिछले 25 साल से मैं सक्रिय राजनीति में रहते हुए विभिन्न पदों पर काम करी हूँ कांग्रेस पार्टी में। राधिका खेड़ा जी महिला होने के बाद हमें बहुत शर्म और बहुत दुख होता है कि महिला होने का उन्होंने दुरुपयोग किया। महिला होने के बाद ये पटकथा तो तभी ही लिख गई थी जब दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष लवली जी भारतीय जनता पार्टी प्रवेश किए थे। उस दिन ही इसकी स्क्रिप्ट पूरी लिख गई थी। उनको कोई मुद्दा और कोई बहाना नहीं मिल पा रहा था जाने का, इसीलिए उन्होंने भाई सुशील आनंद शुक्ला को एक मोहरा बनाया। बोला वो न्याय यात्रा 5 महीने पहले की बात कहती है। अगर आप इतनी पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है तो उसी समय आपने क्यों नहीं बता दिया? आप पिछली बात बता रही, आपने तब क्यों नहीं बोला? देखिए, एक डिपार्टमेंट में जब हम काम असर पड़ेगा नीता जी? का ऊंचा बोलना और नीचा बोलना वाजिब नीता होता जी, है। किसी बात में उन्होंने साफ कहा है कि उनकी बात को बड़े बड़े नेताओं ने ठुकरा दिया। आप कह रहे हैं कि आप भी कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं बोला, पहले क्यों नहीं हुआ, इसकी पटकथा लिखी गई। इसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये आप सोचिए जरूर, क्योंकि मैं आपके पास लौटूंगा। श्रीवास जी से मैं सवाल करूंगा। गौरीशंकर जी, मतदाता के मन में क्या है इस बार? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज दूसरे चरण में थोड़ा सा कम हुआ था। छत्तीसगढ़ में उतना असर देखने को नहीं मिला कम वोटिंग का जितना बाकी देश के दूसरे राज्यों में या बाकी हिस्सों में देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ की जनता क्या सोच रही है? सत्ता के दीमक प्रदेश को चाट गए, नरवा गरवा घुरवा कहने वाले एक एक वोट के लिए हाँप गए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी कहीं दूर दूर तक मुकाबले में नहीं है। मेरी बहन नीता लोधी जी वहाँ का उस लोकसभा का मैं एक प्रभारी भी हूँ। कहीं भी 1 लाख वाला जो इन्होंने स्कीम लेके आया था उसका फॉर्म नहीं भराया गया। कांग्रेस पार्टी का ना झंडा दिख रहा है, ना कार्यकर्ता दिख रहा है। बहुत सारे बूथों के मैं टेबल में गया था, कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नज़र नहीं आ रहे हैं। पूरी तरह से सिर्फ एक रस्म अदायगी जैसी हालात वहाँ पर हमको देखने मिल रहा है। और जिस बात को उन्होंने कहा कि राधिका खेड़ा जी के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हुआ, एक महिला 22 साल तक कर्तव्य निष्ठा के साथ अगर किसी पार्टी में जुड़ी रहती है तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसा हुआ जरूर है जिसके कारण उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। वो कह रहे हैं कि हुआ इसलिए क्योंकि आप दहाड़ते हुए रोते हुए बीजेपी ने स्क्रिप्ट लिख दी और आज वो बीजेपी में शामिल भी हो गई। राधिका जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, अभी आऊंगा 30 सेकंड में आ रहा हूं आपके पास, धैर्य रखिए। गौरीशंकर जी, देखिए ऐसा है, इन्हीं की एक साथी महापौर थी निर्मला यादव जी, उन्होंने पार्टी छोड़ा, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई थी। ऐसा क्या कारण है कि 22 साल से जो महिला पार्टी से जुड़ी हुई थी, जो पार्टी का प्रतिनिधित्व करती थी, ऐसा क्या कारण है? प्रियंका चतुर्वेदी जी का क्या हुआ था? ये क्या कारण था? कारणों को तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तो वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ रहे हैं, हम उनके पास भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले नीता लोधी जी, मैं आपसे दोबारा राधिका खेड़ा को लेकर सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि ये मामला कोई ऐसा छोटा मामला नहीं है। उनका जो आरोप है बहुत संगीन है, बहुत गंभीर है कि एक कमरे में उनको 3-4 लोगों के साथ बंद कर दिया गया। उनका आरोप यह है कि तमाम बड़े नेता, चाहे वो सचिन पायलट हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, जयराम रमेश हो, अनगिनत नेताओं की फेहरिस्त है लंबी, भूपेश बघेल हो, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी है। क्या कोई ऐसा आरोप लगा सकता है? क्या ये जो कुछ भी हुआ आपको सब लगता है कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, साजिश है? और क्यों नहीं इसका असर होगा?
देखिए, जांच कमेटी बनी, प्रदेश अध्यक्ष जी ने दोनों पक्ष से 2-2 घंटे चर्चा की और उनके बयान नोट किए, क्योंकि राधिका जी एआईसीसी से थी, एआईसीसी को पूरी रिपोर्ट भेज दी। राधिका जी, आप रिपोर्ट की, जांच रिपोर्ट की हल आने तक तो इंतजार करते, आपको तो इतनी जल्दी थी कि आपने इस्तीफा देके भाग गई और आप बीजेपी भी ज्वाइन कर ली। खैर, जो चले गया उसके बाद में बात करने से कोई मतलब नहीं। आप ये बताएं, ये राम मंदिर की बात कहती है, राम मंदिर का मुद्दा उठाती है, आप बताइए। राम मंदिर दर्शन करने हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी गए, हम भी राम की आराधना करते हैं, हमारे भी रोम रोम में राम जी बसते हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी गए थे दर्शन करने, वो अभी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। रणजीत सिंह चन्नी लड़ाई तो यही है ना। नीता लोधी जी, आपने सच बोल दिया। नीता लोधी जी, आपने बोल दिया, आपने कह दिया कि आपके रोम रोम में राम है, वो कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता राम को मानते हैं, ये आपने कह दिया, लेकिन आपके मानने से क्या होगा? आला कमान तो माने। 3-3 सांसदों को भी टिकट मिली। राधिका जी केवल राम के नाम पे राजनीति कर रही हैं। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मनीष वोरा जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है आपका मनीष वोरा जी। मतदाता के मन में क्या है, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का वोटिंग परसेंटेज आपने देखा होगा, अब अपडेट भी हो गया है, कुछ देर में अपडेट 5 बजे तक का सामने आएगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या छत्तीसगढ़ के मौजूदा जो सियासी मुद्दे हैं वो जनता उस पर लेकर वोट कर रही है, या फिर चूंकि आप इसके बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो गए हैं आज के बाद, अब जो सीधे 4 जून को ही ताला खुलेगा, वो पता चलेगा कि किसकी बाजी है और किसकी हार है। लेकिन आपने क्या महसूस किया इस पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान और इन 3 चरणों में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यदि हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा करते हैं। विधानसभा चुनाव जो कि कहा जाता है स्थानीय मुद्दों पर ज़्यादा होता है, लेकिन ये विधानसभा चुनाव था, उस पर केवल मोदी के चेहरे, मोदी की गारंटी, मोदी के नाम पर पूरा कैंपेन चलाया गया। मोदी के नाम पर पूरा कैंपेन चला करके भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल वहाँ पर खेला था, उसमें उसको सफलता मिली और उसी चीज़ को यहाँ पर वो लेकर के आई है। लोकसभा में भी केवल और केवल एक चीज़ देखिए, जिस मुद्दे की आप बात कर रहे थे उसी मुद्दे पर मैं आ रहा हूं कि यहां पर भी वही मुद्दा है, फिर से मोदी का चेहरा सामने है, फिर से मोदी के गारंटी सामने रख करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। पूरे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से पूरा कैंपेन चला है, वहां पर देखिए आप कोई दूसरा चीज, कोई दूसरी पार्टी, इवन कहीं पर यह भी नहीं कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सरकार में लाए, मोदी सरकार की बात हो रही है। तो लगातार सीधे तौर पर सबसे बड़ा चेहरा जो भाजपा का है, सबसे बड़ा नाम जो भाजपा का है, सबसे बड़ा ब्रांड जो भाजपा का है, उसी को सामने रख करके यहां पर चुनाव लड़ा जा रहा है। हम यदि ओवरऑल बात करें तो यहां पर जो वोटिंग परसेंट को लेकर कभी लगातार बात हो रही, तो मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य हो रहा है रायपुर और बिलासपुर, राजधानी रायपुर और न्यायधानी बिलासपुर, 2 बड़े शहर जो है रायपुर के, छत्तीसगढ़ के, वहां पर जो है ये स्थिति कि वहां पर वोटिंग का परसेंट कम हो रहा है। ये स्थितियां क्यों बन रही है? मैं बहुत सारे मतदान केंद्रों में प्रत्यक्ष जाकर के मैंने देखा, वहां पर स्थिति ऐसी है कि मतदान थोड़ा सा थमा सा चल रहा है। थमा सा मेरा बोलने का मतलब यह है कि 2-4-5 लोग आ रहे हैं, फिर थोड़ा सा स्पेस जा रहा है, फिर 2-4-5 आ रहे हैं, मतलब एक कंटिन्यूएशन में जो बड़ा मतदान होता है, लंबी लाइनें जो मतदान केंद्रों में लगती, वो देखने को निश्चित रूप से नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं एक चीज ये देखने को मेरे मतदाताओं के साथ साथ राजनीतिक दल के भी जो कार्यकर्ता हैं, जिस प्रकार से एक्टिव दिखना चाहिए उतने एक्टिव वो फील्ड पर नजर नहीं आ रहे हैं। तो मतदान का जो प्रतिशत कम हो रहा है, जो सामने आया है अभी, राधिका खेड़ा का इंपैक्ट महिला वोटर्स पर पड़ेगा? आपको लगता है कि आज महिला वोटर्स ने, चूंकि लगातार पिछले 1 हफ्ते से मामला चल रहा है, उन्होंने देखा होगा, सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, विस्तार न्यूज को देखा होगा, तो समझा होगा कि मामला क्या है, तो उससे उनके पता चला होगा कि एक महिला के साथ कांग्रेस में ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। इसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा उनके मन मस्तिष्क में? देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि महिलाओं को लेकर के बड़ा एक फैक्टर पिछले बार भी काम किया था विधानसभा चुनाव में भी, और इस बार भी महिलाओं को लेकर के कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। उसने कहा है कि 1 लाख लोगों का 1 लाख रुपए हम देंगे महिलाओं को साल भर में। तो ये जो बड़ी चीज़ है महिलाओं को लेकर के जो फोकस हो रहा है, और आप उसी पे बात कर रहे हैं कि राधिका खेड़ा के जाने का महिलाओं के उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, राधिका खेड़ा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इसके पहले भी वो जिन राज्यों में प्रभारी रही हैं, वहाँ पर भी उनके साथ विवाद जो है, और राधिका खेड़ा के साथ लगातार जुड़े रहे, यहाँ भी वो विवाद उनके साथ जुड़े रहे, और अंततोगत्वा जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ है, मुझे लगता है ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, ये शायद स्थानीय स्तर पर छत्तीसगढ़ में ही उसका समावेश हो जाता, लेकिन मुझे लगता है उस दिशा में प्रयास नहीं किया गया। जिस प्रकार से राधिका खेड़ा जी ने यहाँ पर जो प्रभारी महामंत्री, सबसे पहले मुद्दा उन्हीं के पास। गौरी शंकर श्रीवास जी कुछ कहना चाह रहे हैं? गौरी शंकर जी अपनी बात रखिएगा, साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि छत्तीसगढ़ की जनता को आप कितने सांसद, आपकी उम्मीद है? आप तो कहेंगे कि 11 के 11 मिल रहे हैं, लेकिन पिछली बार भी आपने यही कहा था, लेकिन मिले तो नहीं थे। इस बार सही बताइएगा, दिल पे हाथ रख के, उम्मीद कितनी है? कहीं कोई मामला फंसा हुआ है आपको लगता है?
जितने भी चुनाव हुए हैं छत्तीसगढ़ में निर्णायक अगर कोई है तो प्रदेश की मात्र शक्ति है। इसका सबसे बड़ा रूप हमने विधानसभा चुनाव में देखा था। और ये प्रकरण जो हुआ है, ये विषय को लेकर महिलाओं में कहीं ना कहीं इस बात का गुस्सा जरूर है कि एक महिला के साथ जो हुआ है, प्रदेश की महिलाएं माफ नहीं करती, वादा खिला। नहीं, मैं बता रहा हूँ सर, मेरी बात हो जाने दीजिए। इन्होंने कहा था कि प्रदेश की माताओं को 500 रुपये हम हर महीना देंगे, वो नहीं मिला। 1500 वृद्धा पेंशन की बात इन्होंने कही थी, शराबबंदी की बात कही थी। तो प्रदेश की महतारियों का जो श्राप इनको लगा है, उसी कारण कांग्रेस यहाँ पर सर्वनाश की स्थिति में आई है। दूसरी बात, राधिका खेरा जी कोई प्रकरण है, तात्कालिक प्रकरण हो सकता है, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता ना हो, लेकिन प्रदेश में अगर एक महिला के सम्मान के साथ में अगर खिलवाड़ हुआ तो प्रदेश की मात्र शक्ति ऐसी पार्टी को कैसे आशीर्वाद देगी, बड़ा सोचनीय विषय है। और इसमें कहीं कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकरण से कहीं लेना देना नहीं है। ठीक है, इनके घर की लड़ाई है जो सड़क पे आई है। और दूसरी बात, आपने कहा नहीं है, लेकिन आपने 11 सीट घर में उनको शामिल कर लिया है। हम पिछले बार 15 सीट में थे, परिवार का हिस्सा बना लिया है। 15 सीट में थे, लेना देना ना हो, जीते। पिछले बार 15 विधानसभा में हम 15 सीट पाए थे मात्र, ठीक है, 9 लोकसभा की सीट जीते थे। मैं उसी पर आ रहा था। ये सवाल मेरा नीता लोधी जी से है कि नीता लोधी जी, अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं कि जब जनता ने कांग्रेस को नकारा है, छत्तीसगढ़ में मना कर दिया है कि नहीं, अब आपकी सरकार हम नहीं बनवा सकते हैं। भूपेश बघेल ने लाख दावे किए थे कि हम ये कर सकते हैं, ये किया है, वो किया है, लेकिन जनता को ना पसंद नहीं आया। तो जनता जो आपको 6 महीने पहले नकार चुकी है, और इस बार तो फिर से वही चीज है जो हम 2014 से देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने हैं, उनकी गारंटी पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के पास वो कौन सा मजबूत स्तंभ है? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो नैरेटिव सेट किया था, भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रम फैलाया था, भारतीय जनता पार्टी ने जो लोगों को ठगने का काम किया था, अब उस भ्रम से, उस लुभावने वादे से भारत की जनता, हमारे छत्तीसगढ़ की जनता बाहर निकल चुकी है। वो देख लिए, उनका भ्रम टूट गया है कि किस प्रकार आप महिलाओं की बात करते हैं, 1 हफ्ते पहले की बात कर रहे हैं। आपने 1 दशक पूरा किया, 2014 से 2024 तक आपने राज किया। आपने क्या महिलाओं के लिए बोलने का तो बिल्कुल अधिकार नहीं बनता भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को? ये क्या जानेंगे, ये क्या देखेंगे? आपको याद नहीं किस प्रकार हमारे सैनिक की महिला को निर्वस्त्र करके मणिपुर में घुमाया गया? आपको याद नहीं कठुआ में क्या हुआ था? आपको याद नहीं हमारे देश की पहलवान बहनें कैसे बैठी थी और ब्रिजभूषण को कैसे यही मोदी जी बचा रहे थे, और कैसे अभी उसके बेटे को टिकट दिया है? वो दूर नहीं, हमारे यहाँ कांकेर के प्रत्याशी नाग जो रेपिस्ट है, जिनके ऊपर केस बना पड़ा हुआ है, केस का और भी दिन हफ्ता 15 दिन पहले 14 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में क्या था ऐसा जिसके आधार पर कांग्रेस आपको? एक मिनट नीताजी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आपको वोट क्यों देगी? मैं ये समझना चाह रहा हूं। हम जनता के मन की, मतदाता के मन की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये समझना है कि छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को वोट क्यों करेगी? क्योंकि 6 महीने के अंदर ही पहले हमने कांग्रेस को देखा है कि जनता ने नकारा है। क्यों वोट करेगी? मैं इसका कारण जानना चाहता हूं आपसे, मुझे इसका रीजन बताइए। क्योंकि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादे किए थे 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। उन्होंने महंगाई कम करने के लिए एक भी कदम नहीं उठाया। 20 करोड़ लोगों को रोजगार देना था, एक व्यक्ति को भी रोजगार नहीं मिला। आपने किसानों की आय दुगनी कहने के लिए कहा था, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। शिक्षित बेरोजगार भटकते रहे। MSME के जो 3,500 उद्योग थे वो बंद पड़े रहे। रोजगार नहीं मिल पाया लोगों को। आप क्या बात करेंगे? हम 35 किलो चावल देते थे कांग्रेस की सरकार में, आप केवल 5 किलो दे रहे हैं। जवाब ले लेते हैं, लौट रहा हूं आपके पास। राशन में 20 किलो आपने चूंकि छत्तीसगढ़ की सियासत को अच्छे से देखा है, आपने सियासत को समझा है। नीताजी एक मिनट रुक तो जाइए। नीताजी, ये चुनावी मंच नहीं है ना, आप यहां पर भाषण नहीं दे सकती हैं, और ना मैं आपकी जनता हूं तो आपको देखकर, आपकी बातें सुनकर प्रभावित हो जाऊं, मुझे लगे कि नीताजी की जो बातें हैं उसमें बड़ा दम है। मनीष बोरा जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जो नीताजी कह रही हैं ये राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, सारे मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के हैं। छत्तीसगढ़ का क्या लोकल इशू इंपैक्ट करता है मतदाता के मन में कि छत्तीसगढ़ में क्या स्थितियां हैं, उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं, ये कुछ असर करेगा, या राष्ट्रीय पटल पर जो सारी चीजें हैं वही जनता देखती है?
देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को लेकर के जो आपने बात कही, छत्तीसगढ़ के मुद्दों को लेकर के जो बात कही, तो देखिए छत्तीसगढ़ को लेकर के, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को लेकर के, छत्तीसगढ़ के खेल को लेकर के, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर के, इन सारी चीज़ों को लेकर के कांग्रेस बड़ी आक्रामकता से प्रचार करी थी विधानसभा चुनाव के दौरान। लेकिन आपने देखा होगा इन सारी चीज़ों को जनता ने एक तरफ कर दिया और सीधे तौर पर मतदान किया भारतीय जनता पार्टी को। तो यहाँ पर स्थानीय मुद्दे मुझे लगता है कि अभी भी उतने प्रभावशाली नहीं है जितने की होना चाहिए। और जिन मुद्दों को कांग्रेस उठा रही है, निश्चित रूप से महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जनता के बीच में कितना कांग्रेस जा रही है, जनता के जनमानस को कितना कांग्रेस समझ रही है और उसको समझ करके जनता को अपने पक्ष में कितना कर पा रही है, ये विधानसभा चुनाव में दिखा है। 11 सीटों में से बताइए मनीष जी, फिर मैं लौटूंगा गौरी शंकर जी के पास। इन 11 सीटों में से आपको कहीं फाइट नजर आती है? आपको लगता है कि यहां पर मामला फंस सकता है? इंटरेस्टिंग है कुछ जिसमें हम दिलचस्पी दिखाएं? देखिए, एक आध लोकसभा सीट को हम देख लें तो वहां पर थोड़ी सी स्थिति दिखती है जहां पर कांग्रेस इक्वल में आती है कि ऐसी लोकसभा क्षेत्र है जहां पर लगभग 8 की 8 विधानसभा जो है वो कांग्रेस के खाते में। लेकिन उसके बावजूद भी यहां उस लोकसभा क्षेत्र की यदि हम बात करें तो वहां पर भी स्थिति ऐसी है कि वहां भी भारतीय जनता पार्टी अभी हावी दिख रही है। लोकसभा चुनाव के परिणाम को हम देखें तो वहां 1 लाख से अधिक वोटों से जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर दी पिछले बार। और अभी भी मुझे लगता है कि यहां पर जो स्थितियां पूरी दिख रही है, 9 में 1 आध सीट जो है वो कांग्रेस के लिए हो सकती है। बाकी तो स्थिति मुझे लगता है कि यहां भाजपा के फेवर में नजर आ रही है। लगभग खुश हो गए होंगे आप तो जब पत्रकार ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि वो जब राजनीति को बहुत अच्छे से समझकर ही कोई बात रखते हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि स्थिति ऐसी है ही नहीं है जिस पर कोई मामला फंसता हुआ दिखे 1 आध सीट को छोड़कर। तो आपको तो लगता है कि यहाँ पर स्थिति पहले से अच्छी हो सकती है, लेकिन जनता के मन की बात आप समझ गए, यानी कि इसका मतलब ये है? देखिए ऐसा साहब, मनीष वोरा जी प्रदेश के बहुत बड़े पत्रकार हैं, उनका राजनीतिक विश्लेषण जो भी उन्होंने विधानसभा में किया था 100% वो चीज़ देखने मिला है। अभी नीता लोधी जी कह रही थी कि मणिपुर में ये हुआ वो हुआ, रायपुर शहर में क्या हुआ? 300 दिन तक विधवाओं ने आंदोलन किया, सर मुंडा लिया। नीता लोधी जी और इनकी पार्टी कोई नेत्री नहीं पहुंची। 6000 से ज़्यादा मामले प्रदेश में 5 साल में कांग्रेस शासनकाल में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले हुए, कोई कांग्रेस की नेत्री नहीं पहुंची। 22,000 महिला से ज्यादा समूह के रोजगार को छीनकर शराब के व्यापारियों को दे दिया गया, तब नीता लोधी जी का आत्मा नहीं कल्पा। लेकिन बात अब मणिपुर से लेकर कलकत्ता से लेकर राजस्थान की हो गई। अपना प्रदेश नहीं संभला, किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे महिलाओं के पास? आपने महिलाओं का विश्वास खोया है, इसलिए महिला क्यों वोट देगी? 5 ऐसा काम बता दीजिए महिलाओं के फेवर आपने किया। प्रदेश के महिलाओं के साथ में जिस प्रकार से अत्याचार आपकी सरकार ने किया था, महिलाओं का अधिकार का खिलवाड़ आपने किया था, इसका मेरे को जवाब दे दीजिए। आप मेरे 2 सवाल का जवाब दीजिए नीता जी, मेरे 2 सवाल का जवाब दे दीजिए। समय समाप्त हो रहा है, 1 मिनट रह गया मेरे पास, जवाब ले लीजिए। नीता जी आखिरी कमेंट। कौन नेत्री बैठी थी? गौरी शंकर जी जवाब ले लीजिए। नीता जी आखिरी कमेंट। नीता जी आखिरी कमेंट। चुनाव खत्म हो गए हैं, नीता जी चुनाव खत्म हो गए हैं, अब जनता भी अपना हिस्सेदारी का काम कर चुकी है लगभग। भारतीय जनता पार्टी 140 में सिमट रही है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए नैरेटिव क्रिएट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बौखलाकर मछली और मंगलसूत्र की बात करती है, ये राम की बात करती है। आप मुद्दे पे नीता जी 140 का आंकड़ा कहां से आया है आपके पास? दिखाई और हम बताते हैं 5 नीता जी 25 पर गारंटियों के 140 का आंकड़ा कहां से आया आपके पास? और दशा बदल के रहेगी। 140 का आंकड़ा कहां से आया? इनका जवाब नहीं आएगा। बस आप सब लोगों के बीच इनसे बस ये पूछिए, ठीक है, इनसे बस 2 सवाल पूछ लीजिए। अरे अब समय नहीं है सवाल पूछने का, जवाब दे दीजिए। धन्यवाद गौरी शंकर जी, धन्यवाद नीता लोधी जी, धन्यवाद मनीष वोरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि सवाल था जनता के मन की बात का। अब जनता के मन में क्या है वो तो पेटी में पैक हो गया है और 4 जून को खुलेगा। और सबसे पहले विस्तार न्यूज ही आपको बताएगा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देश के बाकी हिस्सों में जनता के मन में क्या था। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जनता ने वोट किया है। वोटिंग परसेंटेज देखकर आज कम से कम संतुष्टि है। बहुत ज्यादा खुशी नहीं हो सकती, लेकिन संतुष्टि जरूर है।